गुड इवनिंग एवरीवन, माई सेल्फ राकेश यादव। कहते हैं ना, सपने सच होते हैं। इसी सपनों के साथ नाड़ा के बहुत सारे बच्चों ने ड्रीम देखा हुआ था। आज उस ड्रीम को अचीव करके हमारे पास इंटरनेशनल ओलंपियाड के अंदर जो बच्चे गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल लेके आए हुए, आज हम उनके साथ बातचीत करेंगे। सो कॉन्ग्रेचुलेशन एवरीवन। इंडिया को रिप्रेजेंट करना और देश के लिए मेडल लाना वो बहुत गर्व की बात होती है। और वो गर्व के साथ मैं बोल सकता हूँ कि नारायणा के बच्चों ने हमारा ही नाम रोशन नहीं किया है, पूरे इंडिया का नाम रोशन किया हुआ है। अनमोल से बातचीत करना चाहूँगा कि अनमोल, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन एज अ गोल्ड मेडल जो IGSO के अंदर आप लेके आए हुए हैं। सो मुझे अनमोल एक आपकी जर्नी बताओ। क्या कभी आपने सोचा था कि गोल्ड मेडल आएगा? क्या ये जर्नी के अंदर आपने क्या क्या चीज़ों का बोल सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें ऐसी करी है कि जो ये अचीव किया हुआ है? अनमोल प्लीज़। ओके, सो इसमें मेरे पेरेंट्स का और मेरे टीचर्स का बहुत बड़ा रोल था। टीचर्स के बिना कुछ नहीं हो सकता और पेरेंट्स का भी काफ़ी हार्डवर्क था। कॉन्ग्रेचुलेशन अस्मी फॉर द सिल्वर मेडलिस्ट। अस्मी, आपका एक एक्सपीरियंस शेयर करिए जो आज इस पोजीशन पे आके आपको सिल्वर मेडल मिला हुआ है। तो आपकी जर्नी कैसे रही थी? क्योंकि बहुत सारे बच्चे आपकी उम्र के अंदर कोई बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहा है, कोई टेस्ट लिख रहा है, बट आपने कुछ अलग करके दिया हुआ है। तो कौन सा एक मोटिवेशन था, क्या चीज़ें थी? तो प्लीज़ एक बार शेयर करिए। सर, मतलब आई स्टार्टेड 2 साल पहले से ही शुरू किया था ये, और तब जैसे शुरू किया था वैसे लगा ही नहीं था कि पहला लेवल होगा या नहीं होगा। मतलब बहुत बस करते गए, और मतलब टीचर्स बहुत अच्छे थे, उन्होंने बहुत गाइड किया। और पेरेंट्स तो हमेशा थे ही कि कभी कुछ कम नंबर आ जाते थे, कभी अच्छा नहीं होता था, तो मतलब दे यूज्ड टू बिलीव इन मी कि हो जाएगा। तो इसलिए बिकॉज ऑफ लाइक दिस कंबाइंड हेल्प फ्रॉम टीचर्स एंड पेरेंट्स इट वर्कड। तो पहले OCSC के लिए तो मतलब इट वाज अ ह्यूज स्ट्रगल, और सेकेंड OCSC में नारायणा टीचर्स ने इंडिविजुअल करके प्रैक्टिकल्स भी करवाए, तो इसकी वजह से इट प्लेड अ बिग पार्ट। ग्रेट। सो मैं इसी क्वेश्चन को आगे स्नेहिल के साथ बात करूंगा। स्नेहिल, पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन स्नेहिल गोल्ड मेडल के लिए। स्नेहिल, आपने कौन से एज के टाइम पे ये डिसाइड किया था कि मुझे ये ओलंपियाड की प्रिपरेशन करनी है, मुझे इंडिया को रिप्रेजेंट करना है? तो उसके बारे में बताइए। और आपने इस जर्नी को कैसे अपने क्योंकि मेरे ख्याल से आप 12th क्लास के अंदर गोल्ड मेडल के लिए मतलब कैंप के लिए गए थे, देन रिप्रेजेंट किया हुआ था, तो ये समय कौन सी एज से स्टार्ट किया था प्लीज? सबसे पहला जो हुआ था IOQM। एक दिन पहले मैंने उसका क्वेश्चन पेपर देखा पुराने साल का, एंड आई वाज इम्प्रेस्ड दैट दिस इज सो इंटरेस्टिंग। दैट्स व्हाट गॉट मी इनटू ओलंपियाड्स। आफ्टर दैट आई प्रिपेयर्ड अ बिट फॉर NSCP and everything, and after INPHO I just put everything in because this was my first and last attempt, so I had to make it count. ओके, ग्रेट। मतलब ये भी हम कह सकते हैं कि कोई भी शुरुआत इम्पोर्टेंट नहीं रखती है, बट आपका डेडिकेशन, आपका डिसिप्लिन, आप कौन से डिसिप्लिन के पाथ पे जा रहे हो वो बहुत मैटर करता है, और वो मेरे ख्याल से स्नेहिल ने प्रूव करके दिया हुआ है। थैंक यू स्नेहिल। सो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा अक्षत से है। अक्षत, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर द गोल्ड मेडल। अक्षत, एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स एक अलग दुनिया है। मतलब ये मैं सोच सकता हूँ कि साइंस की दुनिया से जहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स की एक पढ़ाई अलग है और एस्ट्रोनॉमी की एक अलग दुनिया है। तो ये एस्ट्रोनॉमी का कहाँ से इंस्पिरेशन आएगी यार? क्योंकि अल्टीमेट बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि जो भी पढ़ाई के अंदर चीज़ें कर रहे हैं, बट ये एस्ट्रोनॉमी कहाँ से क्लिक हुआ कि यार मैं इसके अंदर जा सकता हूँ, मुझे इसके लिए इंस्पिरेशन आ रही है चीज़ें? तो सबसे पहले मैंने 10th में NSCP के लिए पढ़ना शुरू किया था, तो तब तो मुझे मतलब फिज़िक्स का ही शौक था, एस्ट्रोनॉमी मुझे पता भी नहीं था। तो मैंने देखा था कि NSCA का नाम का भी एग्ज़ाम है, तो मैंने सोचा फिज़िक्स दे रहा हूँ तो इसे भी दे देता हूँ। बट फिर NSCA मेरा क्वालिफाई हो गया, तो फिर मैंने सोचा कि हाँ एस्ट्रोनॉमी भी है, INAO लिखूँगा तो एस्ट्रोनॉमी भी पढ़ लेता हूँ। फिर जब मैंने पढ़ना शुरू किया एस्ट्रोनॉमी, तब मुझे जितना मैंने पढ़ा उतना मुझे इंटरेस्टिंग लगा, तो
इंटरेस्ट डेवलप हुआ धीरे धीरे सब्जेक्ट में, तो मैं और मतलब और ज़्यादा पढ़ा और डीपर गया सब्जेक्ट में, तो मुझे पता चला कि एस्ट्रोनॉमी भी एक सब्जेक्ट है जो कि फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के लेवल जितना ही है, लेकिन उसे हम अपने स्कूल के करिकुलम में नहीं पढ़ाते क्योंकि वो हम ऐसे स्टैंडर्ड नहीं समझते हैं। लेकिन एस्ट्रोनॉमी भी मतलब बहुत अमेजिंग सब्जेक्ट है। ग्रेट, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा साई श्रवण से है। साई, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर द सिल्वर मेडलिस्ट। साई, just tell about us what kind of preparation you have done in OCSE, then OCSE to Olympiad level, because OCSE has a team selection like 36 students, then you have to go with the practical and theory. So what kind of preparation you have done in OCSE? After that, जो अब आप international को जब represent कर रहे थे, उसके अंदर और OCSE के अंदर क्या difference था? Well, when I started my preparation for OCSE, I literally knew nothing about practical part. But then I visited Narayana Mohali for the practical part with Kuldeep sir and Abhishek sir, and they taught me many stuff that I didn't know about the practical part, and I saw a different approach towards science when I started the practical part, and that preparation really helped me, and it was the reason for my qualification in the team IJSO for India. And for the international part also, I had a small training session with the teachers in Narayana, which also helped me revise like how to handle the apparatus and everything. And these sessions were very useful for me, and that's all. Great, thank you. Congratulations Nishid for the gold medal in junior astronomy, because junior astronomy का ऐसा है कि भाई NSE GS देने के बाद INJSO देते हैं, जो INJSO के बाद जब GS मतलब जो टीम में OCSE के अंदर जो सिलेक्शन होता है, उसके बाद जो बच्चे रह जाते हैं उसके अंदर जूनियर एस्ट्रोनॉमी के अंदर सिलेक्शन होता है। सो आपने ये सोचा था या जूनियर एस्ट्रोनॉमी के अंदर सिलेक्शन होगा, या जब आपको ये समझ में आएगा नाउ आई हैव सिलेक्टेड फॉर द जूनियर एस्ट्रोनॉमी OCSE, सो देन उस टाइम से आपकी स्ट्रेटेजी क्या रही थी? क्योंकि अल्टीमेट आपके लिए एकदम न्यू था, क्योंकि उस टाइम पे ये पढ़ाई डिफरेंट थी, तो क्या आपने ऐसा सोचा था कि हम क्या उस मेडल को लाने के लिए या इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए आपकी स्ट्रेटेजी क्या थी? सर, मेरी स्ट्रैटेजी जब सिलेक्शन लिस्ट आई थी तो यही थी कि पहले मैं एस्ट्रोनॉमी पढ़ के देखूंगा, और अगर मुझे लगा कि मेरे लिए अच्छा सब्जेक्ट है, मैं एंजॉय कर रहा हूँ, तो फिर मैं इसको आगे परस्यू करूँगा। और फॉर्चुनेटली मुझे बहुत अच्छा सब्जेक्ट लगा, और तभी मैंने आगे सिलेबस पूरा करना चालू किया और एम किया कि इसमें इंडिया के लिए मेडल लाना है। नेक्स्ट मैं एरन से क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल एरन, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर द गोल्ड मेडल। एरन, मुझे ये बताना कि OCSE से लेके मेडल तक की जर्नी के अंदर नारायणा का कितना पिवटल रोल रहा था, मतलब एज ए एकेडमिक, एज अ थियरी पार्ट, एज अ प्रैक्टिकल पार्ट, तो थोड़ा सा इसके बारे में ब्रीफ करो कि ये जर्नी के अंदर नारायणा का कितना बड़ा रोल था। तो एक एस्ट्रोनॉमी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें ऐसा कोई फिक्स बुक नहीं है और फिक्स पोर्शन नहीं है, कंपाइल्ड बुक नहीं है कि ये जूनियर एस्ट्रोनॉमी के लिए ये बुक करोगे तो सफिशिएंट रहेगा। तो इसके लिए नारायणा टीम ने स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया था, और एस्ट्रोनॉमी नया था तो ऑब्जर्वेशनल पार्ट से बहुत न्यू था ऑब्जर्वेशनल पार्ट, तो कैसे उसको अप्रोच करने का, टेलीस्कोप हैंडलिंग, वो फैसिलिटीज़ नारायण ने प्रोवाइड की थी, और हम लोग को मोरनी हिल्स भी लेके गए थे ऑब्जर्वेशन के लिए। तो ऑब्जर्वेशन और थियोरेटिकल पार्ट में बहुत बड़ा रोल था नारायणा का OCSE से इंटरनेशनल के लिए। क्योंकि मुझे इतना याद है कि निशित आप दोनों टेलीस्कोप के अंदर, क्योंकि हम लोग जब प्रैक्टिकल भी कर रहे थे, मैं भी आया था, तो दैट आई फील कि भाई हमें जो दिख रहा था वो एक्चुअली वो ऐसा कुछ है ही नहीं, पर जब आप लोग बताते थे सर कि वो ये स्टार है, वो ये स्टार है, तो मतलब वो बहुत अच्छा लग रहा था, बिकॉज उस दृष्टिकोण से आप लोगों ने बहुत अच्छे से देखा हुआ है। सब्जेक्ट वाइज ये कितना इंक्लिनेशन जाता है जो रूटीन सब्जेक्ट है उससे? स्टार्टिंग में जब भी इनिशियली था तभी मतलब मेरा भी वही था कि एस्ट्रोनॉमी बहुत नया है, और मतलब जो मिसकंसेप्शन थे कि एस्ट्रोनॉमी बस ऐसा रट्टा मार है, कुछ है नहीं। लेकिन बाद में जब भी जो स्टार्ट किया उसमें पढ़ने का, तो जो जैसे पढ़ते गए तो इंटरेस्ट डेवलप होते गए, और वो था कि एस्ट्रोनॉमी एक नॉन रूटीन सब्जेक्ट जैसा है, तो वो था कि नहीं, एस्ट्रोनॉमी में ही खुद में कुछ इंटरेस्टिंग है, और वो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। थैंक यू अरुण। माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू अनमोल। कॉन्ग्रेचुलेशन अनमोल फॉर द गोल्ड मेडल। अनमोल, मुझे रशिया की कुछ स्टोरी बताओ, क्योंकि इस बार IJSO रशिया में हुआ था, और आई थिंक आई फील कि इस बार कंट्री ने पार्टिसिपेट भी बहुत कम किया था। आई थिंक 21 कंट्री ने पार्टिसिपेट किया था। सो मुझे थोड़ा सा उस टाइम की फीलिंग बताओ कि जब आप लोग इंडिया से
जब रशिया जा रहे थे, जब रशिया जाने के बाद जब आप जहाँ पे ऑडिटोरियम वगैरह था या जहाँ पे आपका एक जो पूरा इंटरनेशनल जेएसओ का पूरा वेन्यू बना हुआ था, तो वहाँ पे जाके आपको क्या फीलिंग आई? एक बार जाने के बाद थोड़ा सा लाइक अलग लगा था, क्योंकि वहाँ का लाइक वेदर काफ़ी अलग था और बाकी सभी चीज़ें भी अलग थी, लेकिन ऐसी कोई डिफ़िकल्टी नहीं आई थी वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर सभी लोग काफ़ी फ्रेंडली थे। हमारे जो स्टूडेंट इंचार्ज थे वो भी काफ़ी फ्रेंडली थे। लाइक हमने कई नए दोस्त बनाए, हमें कई बार टाइम मिला नए दोस्त बनाने का और उनसे लाइक बात करने का, नए आइडियाज़ शेयर करने का। एंड कई बार हमने जैसे रात को एक दूसरे के साथ लाइक खेल रहे थे, हम जैसे सर हमारे लिए सोवेनियर्स लेके आए थे सबको देने के लिए, तो हम सबको दे रहे थे और उनके साथ खेल रहे थे, तो काफ़ी मज़ा आया था लाइक नए दोस्त बनाकर और नई चीज़ें सीख कर। मतलब आपने कुछ नया सीखा है। Yes, अल्टीमेट डेफिनेटली इतने सारे कंट्री के जब बच्चे आए, सब मिले, तो आपको कुछ नया फील हुआ होगा डेफिनेटली। यस सर। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू कुची संदीप। Congratulations कुची फॉर द गोल्ड मेडलिस्ट इन केमिस्ट्री ओलंपियाड। कुची, जस्ट शेयर योर एक्सपीरियंस, बिकॉज आपने जेएसओ के ओसीसी कैंप में भी गए थे। जब जेएसओ के ओसीसी कैंप में आपका नहीं हुआ था, आई नो दैट के उस टाइम पे सबसे ज़्यादा डाउन फील कर रहे थे, तो आपने डाउन फील जर्नी के साथ 11th के अंदर आप ICHO के अंदर गोल्ड मेडल लेके आना, तो ये मोटिवेशन कहाँ से आया? क्योंकि ऑलरेडी एक जेएसओ का आपका हुआ नहीं था, तो ये मोटिवेशन कैसे आया और ICHO क्यों चूज़ किया, और इस एग्ज़ाम के लिए आपकी क्या क्या प्रिपरेशन थी और नाना ने आपको कैसे हेल्प किया? I wrote JSO in class 9 and unfortunately did not get selected. So like the month after that I was very down. I did not have the motivation to do much. So but then there was also this feeling that I could have achieved something, and that is what mainly drove me. So in class 10th and in 11th I focused a lot on chemistry. It was my best subject. So I put a lot of effort into reading different books and like practicing different question papers, which all really helped me to cross to the second level. When I reached to camp, Narayana played its most important role, which was making me good at practicals. Like it had been over a year since I'd done any practicals, so I was very rusty, and the 1-month training camp at Narayana Chandigarh really helped me. It made practicals my strength instead of a weakness, and that is what I truly believe has gotten me my gold. So I would like to thank Narayana for conducting the practical camp, and that's it. Thank you, Kuchi. Next question, that Sumant. Sumant, congratulations for the silver medalist in एस्ट्रोनॉमी ओलंपियाड। सुमन, जब आपका नाम स्टेज पे आया कि यू गॉट सिल्वर मेडलिस्ट, आपका सिल्वर मेडल आया हुआ है, तो जब स्टेज पे जा रहे थे उस टाइम की फीलिंग क्या थी आपकी? उस टाइम काफ़ी अच्छा फील होता है कि आप इंडिया को रिप्रेजेंट करके सिल्वर मेडल ला रहे हो, और सिल्वर मेडल है तो काफ़ी अच्छा फील होता है। तो आपको ये लगा कि भाई मैंने जो इतनी मेरे पास्ट के अंदर जो जर्नी के अंदर जितनी मैंने मेहनत करी थी, वो मेहनत एक्चुअली उस दिन आपको ऐसा फीलिंग आया कि भाई मैंने जितना मेहनत किया था, नाउ उस टाइम मुझे लगा कि हाँ, नाउ इज सक्सेस व्हाट आई गेट? हाँ, मैंने प्रीवियसली IOA के लिए जितनी मेहनत करी थी वो सिल्वर मेडल में दिखलाई, और मैं आगे नेक्स्ट ईयर वापस गोल्ड मेडल का टारगेट कर। ग्रेट, क्योंकि अल्टीमेट आप लोग सब लोग विनर हो, ठीक है? सो विनर बने हैं बिकॉज इन्होंने बहुत हार्ड वर्किंग करी है, क्योंकि अल्टीमेट सभी लोग जानते हैं कि ओलंपियाड की जो जर्नी है वो स्टेजेस वाइज होती है। स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4 OCSC तक होती है चीज़ें। देन ये लोग उस टीम रिप्रेजेंट में हर एग्जामिनेशंस के नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फिक्स होते हैं कि इतने ही रिप्रेजेंट करेंगे। सो उसमें से ये बच्चे लोग सिलेक्ट हुए, तो दैट इज़ ये कह सकते हैं कि ये इनका ड्रीम था, और वो ड्रीम देखने के लिए मेरा ऐसा मानना है कि डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। सो मैं स्नेहिल से एक पूछूंगा कि स्नेहिल, डिसिप्लिन कितना मैटर करता है? क्योंकि आपने जस्ट अभी बताया कि सर मुझे लास्ट ईयर ही पता चला था, फिर मैंने अपना फोकस चेंज किया, तो डिसिप्लिन आपके लिए कितना मैटर करता है ये जर्नी के लिए? लाइक डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट था। अराउंड फरवरी से मैं स्टार्ट किया था, फरवरी टू मई मैं ऑलमोस्ट पूरे टाइम फिजिक्स, दैट्स प्रीटी मच द ओनली थिंग आई डिड। अराउंड अप्रैल के दौरान मैं चंडीगढ़ कैंपस गया था नारायणा के, जहाँ मुझे फाइनली लैबोरेटरी सेशंस मिले, एंड उनमें अराउंड लाइक सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक हम लोग के सर भी मेरे साथ मदद करते थे, एंड वो सेशंस के कारण बहुत हेल्प हुई मुझे भी। सो अल्टीमेट डिसिप्लिन इज अ की ऑफ द सक्सेस। तो मुझे समझ में आ रहा है कि विदाउट डिसिप्लिन कोई भी चीज़ पॉसिबल नहीं जहाँ तक आप अचीव करें। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन सेम निशित से है। निशित, क्योंकि मैं ये जानता हूँ कि आप आगे की जो चीज़ें आप जो परस्यू करने वाले हो, कहीं ना कहीं आप रिसर्च के अंदर ज़्यादा इंक्लिनेशन है। सो आगे का आपका ड्रीम क्या है और क्या बनना चाहते हो? तो एक बार आप शेयर करें ऑडियंस के साथ।
सर रिसर्च में ही जाना मेरा मेन मोटिव है, पर अभी मेरा फील्ड मेनली बायोलॉजी मेजर है, उसके अंदर न्यूरोसाइंस, ऑन्कोबायोलॉजी, उन सब के माइनर्स हैं, पर मैं ऐसे देखना नहीं चाहता हूँ क्योंकि मैं ओपन रहना चाहता हूँ थोड़ा अपने ऑप्शंस के लिए, क्योंकि लेटर जब समझ आएगी तब शायद मुझे कोई और ऑप्शन बढ़िया लगे, बट अभी मेजर बायोलॉजी रिसर्च में मेरा इंटरेस्ट है। ग्रेट। मैं अगेन अस्मी से क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। अस्मी, OCSC कैंप के अंदर मुझे पता है JSO के अंदर हार्डली आई थिंक 2 गर्ल स्टूडेंट्स थी, और उसमें से एज अ गर्ल आना और इंडिया को रिप्रेजेंट करना, बिकॉज आप जो मुकाम पे पहुंचे हो आप बहुत सारे गर्ल्स को इंस्पिरेशन कर रहे हो, सो आप एक ऐसी क्या चीज़ आपने जीवन के अंदर इम्प्लीमेंटेशन की है कि जहाँ से आपको ये मोटिवेशन मिलता है कि मुझे हर स्टेप पे आगे बढ़ना है? फॉर एग्जाम्पल लड़कियाँ तो मतलब ओवरऑल व्हेन आई वेंट टू द IJSO तब भी कम थी, तो लाइक आउट ऑफ आवर होल लाइक अराउंड लाइक 120 पीपल ओनली लाइक 20 वर गर्ल्स, सो मतलब वो तो प्रॉब्लम है। बट इन जनरल आई थिंक इफ़ यू लाइक पढ़ाई तो सेम ही होती है सबके लिए, तो इफ़ यू लाइक रिमेन कीप वर्किंग हार्ड एंड इफ़ यू आर लाइक इन दैट स्पेस एंड इफ़ यू आर मोटिवेटेड, तो आई डोंट थिंक इट मैटर्स। साई, एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि प्रैक्टिकल का कितना बड़ा रोल है JSO के अंदर? For the team selection itself in OCSC, practical part plays a very big role. Like we have 2 individual practical exams and 2 group practical exams. These practicals are normally not done in our normal schools and normal curriculums, but they are important even in the IJSO. They play like 40% of your marks, the practical part, the group practical, and in these practicals the coordination you have with your teammates is also very important, and for me itself it was very new, and I really thank Narayana for teaching me everything I know in practicals. थैंक यू साई। सेम क्वेश्चन आई गो विद द अनमोल कि प्रैक्टिकल सेशन क्यों बार बार हम लोग भी बोलते हैं कि भाई JSO के अंदर प्रैक्टिकल सेशन, क्योंकि अल्टीमेट मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट जो भी ओलंपियाड के अंदर जितने विनर हैं थियरी सेशन और प्रैक्टिकल सेशन आते हैं, तो प्रैक्टिकल सेशन क्यों इम्पोर्टेंट है? बिकॉज क्योंकि मुझे जहाँ तक पता है कि OCSC के अंदर जब प्रैक्टिकल सेशन होते हैं और मान लीजिए बच्चे का सिलेक्शन के जो चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं उसमें प्रैक्टिकल का बहुत बड़ा योगदान है, तो ये प्रैक्टिकल सेशन आप कैसे कहोगे? मतलब क्या ट्रेनिंग ली थी, कैसे किया था आपने? एक प्रैक्टिकल सेशंस इंपॉर्टेंट इसलिए होते हैं क्योंकि थ्योरी तो सबको पहले से ऑलरेडी बहुत अच्छे से आती होती है, लेकिन प्रैक्टिकल्स सबको उतने अच्छे से नहीं आते होते, एंड प्रैक्टिकल्स में स्किल्स और जेनेटिक्स का भी आई थिंक रोल होता है, लाइक एंड प्रैक्टिकल्स में हम ऐसा तो है नहीं कि एक बुक पढ़ लेंगे और उससे हो जाएगा, और उसमें हमें अपने लाइक सेंसेस को ओपन रख के जो हमें अपडेट्स दिया है उससे अच्छे से समझना पड़ता है, एंड फिर आगे करना पड़ता है काम, तो बिल्कुल नया एक्सपीरियंस होता है हमारे लिए OCSC में। लेकिन हम जो ट्रेनिंग करते हैं जैसे नारायणा में, तो उससे हमें काफ़ी हेल्प मिलती है। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन अक्षत से है। अक्षत, क्योंकि अभी NSE की सबकी एग्जामिनेशन ख़त्म हो चुकी है, NSE का रिजल्ट्स के सब बच्चे वेट्स कर रहे हैं, हो सकता है कोई बच्चा एस्ट्रोनॉमी में ज़्यादा इंक्लिनेशन रखता हो, तो आप थोड़ा सा ये गाइड करो कि कौन कौन सी बुक्स प्रीफर करनी चाहिए और कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो INO के लिए बेनिफिट हो सकते हैं, और उसमें नारायणा का कितना रोल था, जो INO की जो ट्रेनिंग आप लोगों की हुई थी, तो थोड़ा सा उसके बारे में ब्रीफ करिए। तो जब मैंने सबसे पहले 10th में जब INO के लिए प्रिपरेशन शुरू की थी, तब नारायणा का मैंने INO वाला लाइक क्लासेस ज्वाइन की थी। उन्होंने लाइक पूरा स्टार्टिंग से बेसिक से कवर करके पूरे INO के लेवल तक पढ़ाया था अच्छे से, तो उसकी वजह से मेरा INO क्लियर हो गया था। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि जो आपके टीचर्स पढ़ा रहे हैं उससे आप सबसे पहले फॉलो करिए, जो काम कह रहे हैं वो करिए, फिर उसके बाद अलग से अगर आपको जैसे कि कार्टून एंड अच्छी बुक है काफ़ी, और रॉ एंड क्लार्क काफ़ी अच्छी बुक है, तो वो दोनों INO के लिए काफ़ी रेलिवेंट है मेरे ख्याल से। तो अगर आप वो दोनों कर लेंगे अच्छे से और जो आपके टीचर्स आपको बता रहे हैं, तो लाइक देयर इज़ अ सॉलिड चांस दैट यू विल ईजिली क्लियर एंड क्वालिफाई फॉर OCSC। थैंक यू अक्षत। नेक्स्ट क्वेश्चन कुची, नारायणा ने आपकी जर्नी को बैलेंस कैसे किया? क्योंकि आप एक IIT की प्रिपरेशन भी कर रहे हो, ICHO की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो ये दोनों बैलेंस कैसे किया? क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे बैलेंस नहीं कर पाते, बहुत सारी चीज़ें होती है कि मैं ओलंपियाड करूँगा तो मेरा JEE छूट जाएगा, नीट छूट जाएगा, सो आपने कैसे बैलेंस किया था?
Me personally, I used to always try to make sure that my chemistry Olympiad did not affect my other two subjects. Whenever I used to read chemistry, it was either on my free time, which I sacrificed like breaks and all, or in the middle of chemistry period itself. I used to always make sure that in my weekend exams, I used to get at least a good score in maths and physics, even if it's not the top. And that way, I used to make sure that even though my chemistry was my main focus, my maths and physics were not slipping away. One thing I would like to say is the students should not try to focus on something that takes too much of their effort. And that way, they can balance both JEE and Olympiad. So they should choose their strong subject for the Olympiad they focus on, especially in 11th and 12th when JEE is the main focus. ओके, थैंक यू, दैट इज़ अ गुड इन्फॉर्मेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन एरोन के साथ है. एरोन, ऐसा इस जर्नी के बीच में ऐसा कोई मोटिवेशन पॉइंट आया हो कि आपको किसी टीचर ने, आपको किसी मेंटर ने ऐसा कोई मोटिवेट किया हो कि हाँ सर कि मैं यहाँ पे थोड़ा सा डाउन फील कर रहा था और वो टीचर ने मोटिवेट किया, नहीं तू कर सकता है, तो ऐसी कोई बात आपको याद आ रही है कि मैं यहाँ से मोटिवेट हुआ था कुछ? तो जब भी हम लोग को ऑब्जर्वेशन के लिए मोरनी के लिए लेके गए थे, तो तभी मेरा ऑब्जर्वेशन वीक था दूसरे के कंपैरिजन में. तो बाद में तभी अभिषेक सर ने बहुत एफर्ट्स डाले थे. तो बाद में बाय द टाइम OCSE था, मेरा एम था कि मुझे ऑब्जर्वेशन में ही मेरा थियरी थोड़ा ऊपर नीचे होगा तो चलेगा, लेकिन ऑब्जर्वेशन पे टारगेट करके मुझे मेरा कंफर्म करना था टीम में सिलेक्शन. ओके, ग्रेट. स्नेहिल, नेक्स्ट क्वेश्चन आप ही के साथ है, बिकॉज यू हैव पास आउट 12th क्लास, नाउ यू आर इन IIT बॉम्बे. नारायणा का फाउंडेशन आपके लिए कितना हेल्पफुल था? क्योंकि आज ये जो जर्नी आप यहाँ तक पहुँचे, उसमें नारायणा की फाउंडेशन की डेफिनेशन क्या थी? मतलब कितना आपका पिवटल रोल एज ए नारायणा ऑर्गेनाइजेशन में था? नारायणा जी मुझे स्ट्रक्चर्ड मटेरियल और शेड्यूल दिया, उसके कारण मैं डाइवर्ट नहीं हुआ, मैं फोकस्ड रहा एंड टाइम पे सब कुछ मैं कंप्लीट करते रहा. एंड में जो रिवीजन करवाया गया उसने भी मुझे जो क्रूशियल मोमेंट्स पे जो रिवाइज करना रहता है उसमें बहुत हेल्प हुई. आखिरी 1 महीना मैं चंडीगढ़ कैंपस में रुका हुआ था, जहाँ पे मुझे आशीष सर ने केमिस्ट्री बहुत अच्छे से ठोक पीट के समझाई, जिसके कारण आई थिंक मैं केमिस्ट्री में अच्छे से परफॉर्म कर पाया, जो मैं शायद ना कर पाता. सुमन, मेरा क्वेश्चन आपसे है, आपके अंदर ऐसी कौन सी क्वालिटी है जो आपको ये अचीवमेंट के लिए आपको लगता है कि मेरी ये क्वालिटी अच्छी है जिसमें ये मैं अचीव कर सकता हूँ? ऐसी आपकी कौन सी एक अच्छी क्वालिटी है? आई थिंक मेरा एस्ट्रोनॉमी में ऑब्जर्वेशन पार्ट काफ़ी अच्छा था, जिसकी वजह से मैं कहूँगा मेरी टीम में सिलेक्शन हुआ. लाइक OCSE में मेरा ऑब्जर्वेशन में सबसे ज़्यादा मार्क्स थे, तो आई थिंक ऑब्जर्वेशन इज़ द थिंग आई वुड से इज़ माई बेस्ट. ये एडवाइजेबल है जो अर्ली एज में जो बच्चे हैं, जैसे क्लास 6 में, 7th में, 8th में, क्या उनको ओलंपियाड का एक्सपोजर होना चाहिए? जो क्या आपको फील है, जैसे आपने ये जर्नी यहाँ तक पहुँचे हैं, तो मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि भाई आपको ऐसा भी बहुत बार फील हुआ है यार मैंने ये चीज़ क्लास 8 में थोड़ा बहुत कर लिया होता. तो क्या एडवाइस है जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए कि ओलंपियाड का जो ड्रीम देखना है, तो उसके लिए क्या एडवाइस है आपकी? इतना भी ओवर कमिट नहीं करना चाहिए, पहली बात तो ये है, क्योंकि कभी कभी आप ड्रीम देखते देखते ओवर कमिट कर देते हो और फिर आप खुद पे बहुत ज़्यादा प्रेशर ले लेते हो, और छोटी एज में होना बहुत ही बुरी बात हो जाती है, फिर वो आपके बाकी डेवलपमेंट को भी हार्म करता है. तो सबसे पहले तो ओवर कमिट ना करें, और जैसा मैंने कहा था कि प्रोसेस को एंजॉय करने की कोशिश करें और सब कुछ स्लोली लें. अगर कुछ नहीं हो रहा है तो पैनिक नहीं करें, सब कुछ स्लोली करें और आराम से मतलब एंजॉय करते करते प्रोसेस को पूरा करें. मेंटरशिप के साथ एक पेरेंटिंग का रोल बहुत है, क्योंकि मुझे इतना मैं देखता हूँ कि आज ये यहाँ पे ओलंपियाड का सेलिब्रेशन हो रहा है, तो पेरेंट्स सबसे ज़्यादा प्राउड फील कर रहे हैं. पेरेंट्स को बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारा बच्चा ही इंडिया को रिप्रेजेंट करके आया है, मेडल्स लेके आया है. सो मैं क्विक एक सभी बच्चों से कि आपके इस मुकाम तक पहुंचने के लिए पेरेंट्स का कितना बड़ा रोल था, तो मैं स्टार्ट करूंगा एरोन से. फटाफट सभी लोग एक बार पेरेंट्स का कितना पिवटल रोल था आपकी ये जर्नी के अंदर? सर, ये जर्नी में पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल था. तो कभी सेटबैक्स आते थे तो मेक श्योर करना कि डीमोटिवेट ना हो, कॉन्स्टेंटली मोटिवेट करते रहना, और डाउनफॉल सेटबैक्स में भी सपोर्ट करना, तो कि मैं कंटिन्यू कर पाऊँ. तो पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल था. अनमोल? पेरेंट्स का सबसे बड़ा रोल था, क्योंकि कई बार जैसे मुझे ये नहीं समझ आता कि मुझे सबसे लाइक प्रायोरिटी पे कौन सी चीज़ पढ़नी चाहिए. एंड माई मदर इज़ ए बायोलॉजी टीचर, सो लाइक वो मुझे ये भी बता देते थे कि मुझे अभी कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए, कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहिए, किस बुक से पढ़ना चाहिए. एंड जब भी मैं डीमोटिवेट होता था तो मुझे मोटिवेट करते थे. एंड सबसे बड़ा रोल IGSO में उनका ही था. अस्मी?
लाइक माय पेरेंट्स, उन्होंने हमेशा इमोशनल सपोर्ट तो दिया ही है, एंड लाइक एडिशनली सम हेल्प विद एकेडमिक्स तो दिया है, बट लाइक इम्पॉर्टेंटली दे ऑलवेज मोटिवेटेड मी टू वर्क हार्ड एंड दे नेवर पुट टू मच प्रेशर. लाइक अगर रिजल्ट्स नहीं भी आ रहे तो आई यूज टू गेट एक्सट्रीमली अपसेट एंड एक्सट्रीमली डिमोटिवेटेड, पर दे यूज टू ऑलवेज हैव ट्रस्ट इन मी, दे यूज टू बिलीव कि मैं कर लूँगी. सो फॉर दैट आई रियली थिंक देयर रोल वॉज पॉसिबली बिगर देन माइन. सुमन, जब भी मैं डाउन होता था या मेरे किसी टेस्ट में मार्क्स कम आते थे तो पेरेंट्स का रोल काफ़ी था कि वो मुझे समझाते थे कि मैं कर सकता हूँ, एक टेस्ट से मतलब नहीं होता है. और पेरेंट्स ओवरऑल भी काफ़ी अच्छा इमोशनल सपोर्ट देते हैं और इसलिए मैं कहूँगा पेरेंट्स का काफ़ी बड़ा रोल था मेरे. सही. I would say my parents have a very big role in my achievement in IGSO. Whenever I used to get less marks or whenever I was down, whenever I was feeling upset, they would always come and motivate me and make me feel better, and they helped me a lot in this journey. So, निशित. सर मेरे लिए तो आई हैड नो आइडिया अबाउट एनी ओलंपियाड अंटिल 10th लाइक दिस साइकिल. और मैं जहाँ से आता हूँ वहाँ बोर्ड्स ही मेन होता है, तो वो फ्री हैंड मिलना 10th में जिस चीज़ के बारे में किसी को पता नहीं था उसको परस्यू करने का फ्री हैंड, वो मेरे लिए एक बहुत ही बढ़िया सपोर्ट था. For me, my parents played a very big role. Other than the motivational stuff which they did, whenever I was down, they would always, try to push me back up. My parents were also the ones who first introduced me to Olympiads. I did not know what Olympiads were until my mother told me about it, and that's really what got me into it. Definitely my parents played a pivotal role in my achievement. Like जब भी मेरे नंबर गंदे आते थे तो वो डांटते नहीं थे कि नंबर क्यों गंदे आ रहे हैं, पढ़ क्यों नहीं रहे हो, पर वो कहते थे कि थोड़ा और ट्राई करो, मुझे पता है कि तुम कर सकते हो. और वो हमेशा मेरे डिसीजंस को सपोर्ट करते थे कि अगर मुझे कोई कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है तो वो कहते थे कि हाँ पार्टिसिपेट करो, और वो मोटिवेट करते थे पढ़ने के लिए. तो दैट इज़ द मेन रीज़न आई थिंक. ओरिजिनली मैं ओलंपियाड्स देने से क्या अगेंस्ट था, लेकिन मेरे पापा ने मुझे कन्विंस किया था कि एक बार देख के देखो कैसा लगेगा, देखते हैं. एंड जब मुझे प्यार हुआ इससे, तब मेरे पापा ने मुझे और मेरे पेरेंट्स ने बहुत सपोर्ट किया कि कर जो करना है, इस पर अगर मज़ा आ रहा है यही कर. वो हमेशा मुझे बोलते थे कि तू जो भी करेगा अच्छा करेगा, तो जो मन है कर सकते है तू. सो बस मैं यही एक चीज़ कहना चाहता हूँ पेरेंट्स से और बच्चों से कि ये जर्नी के लिए एक मेंटर और एज अ पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है, तभी ये जाके जर्नी देखी जाती है और करी जाती है. और मैं ये कह सकता हूँ कि ओलंपियाड की जर्नी और आपकी जेई की जर्नी, नीट की जर्नी, ये आई थिंक मेरे ख्याल से सब सिंक्रोनाइज है, बट यू हैव टू फाइंड आउट योर पोटेंशियल वे कि हम कहाँ गलत है, कहाँ सही है. तो उसके लिए मेंटर की बहुत बड़ी नीड है. सो मैं इस प्राउडली कह सकता हूँ कि इस साल नारायणा का जो इंटरनेशनल लेवल पे जो रिजल्ट्स आए हुए हैं, आई थिंक 13 मेडल ऐसे हैं जो बच्चों ने एज ए ऑर्गेनाइजेशन के साथ मेंटरशिप ली है और उनके प्रैक्टिकल्स, उनकी थियरी के लिए बहुत बड़ा एक पिवटल रोल रखा हुआ है, तब जाके आज ये बच्चे इंटरनेशनल रिप्रेजेंट करके मेडल लेके आए हुए हैं. सो मेरा ये कहना है कि शुरुआत कहीं से भी हो, बट सभी बच्चों से और सभी पेरेंट्स से मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि आज जो बच्चों ने उनका जो एक्सपीरियंस शेयर किया हुआ है और आज जो बच्चे बोल रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेट ये बच्चे आप ही की तरह थे, और आज ये जो जर्नी जो इन्होंने देखी हुई है और आज जो जर्नी के इतने हकदार है, तो कहीं ना कहीं इन्होंने एक अर्ली एज के अंदर या एक ऐसा एक ड्रीम देखा था कि जो मुझे रिप्रेजेंट करना है इंडिया को, मेडल लाना है. तो ऐसे चैंपियंस के लिए बहुत सारी सराहना एज अ नारायणा ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, बहुत सारे विशेष, और ऐसी ही जर्नी के अंदर आप लोग आगे बढ़ते रहो और एज अ ऑर्गेनाइजेशन आप लोगों को पूरा सपोर्ट करेगा. और सभी लोगों को वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन. आप लोग अपनी लाइफ के अंदर आगे बढ़े और उस मुकाम तक पहुंचे जहां पे आपका पेरेंट्स एज ए प्राउड मोमेंट हो, हमारे लिए प्राउड मोमेंट हो, एज अ ऑर्गेनाइजेशन के प्राउड मोमेंट हो. थैंक यू एवरीवन. थैंक यू.